स्वागत है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने होम साइंस चैनल में। मोनालिसा मोनालिसा कहना छोड़ दीजिए। अब इसे देखना भी छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। इससे कुछ नहीं मिलने वाला है ना। जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ही अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे, कहीं आप आगे जाएंगे, आपका भविष्य तेज होगा, है ना। बहुत लोग कहते हैं कि भविष्य बन के आया होता है, तो कुछ नहीं। ये मोनालिसा मोनालिसा बस इनका वीडियो देखेंगे तो क्या आपका भविष्य बन जाएगा? कुछ नहीं बनेगा। और यही इसी की जगह दो चार क्लास आप यदि पढ़ ली ना, तो बहुत कहीं ज्यादा आपका भविष्य आगे को बढ़ जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं हम अपने टॉपिक पे। पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? भारत में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जाना था, और किसके बारे में? वस्त्र से संबंधित, जहां से क्वेश्चन खूब पूछ लिया जाता है आयोग द्वारा, है ना। और इन चीजों को हम छोड़ते हैं, जो भी पीछे हम बहुत ज्यादा ये सब फालतू के फिजूल के वीडियो देखते हैं। देखिए, मोनालिसा के बारे में अगर पढ़ना भी है ना, तो ये जानिए कि वाकई में मोनालिसा होता क्या है ना। ये एक बहुत ही महंगा पेंटिंग है, मोनालिसा नाम का। इस पेंटिंग में मतलब ये मान लीजिए ना, करोड़ों में ये पेंटिंग बिकी हुई है। बहुत लोग अभी दार्शनिक जाते हैं इस पेंटिंग को देखने के लिए। और ये मानिए ना कि इस पेंटिंग की ये खासियत है ना, कि इसमें मुस्कुराती हुई जो लड़की है ना, खास तौर पे जान लीजिए उसी के नाम पे ये बहुत ज्यादा फेमस हो गई हैं। ये मतलब जो मुस्कुराती हुई जो लड़की है ना, मोनालिसा, तो इसके मुस्कुराहट को इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है ना उसमें, जो इसका फिगर बना हुआ है, कि जितना आप देखते जाएंगे, जितने गहराई में इसकी मुस्कुराहट को, अर्थात जितने देर तक देखते जाएंगे ना, अलग अलग रूप में आपको अलंकृत वो प्रदर्शित करेंगे, अलग अलग। कभी आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा ये खुश है, मतलब उस फिगर को जब आप देखेंगे ना, मैं वो मुझे वो पिक्चर मेंशन करना चाहिए था यहाँ पे, गलती की मैं। तो आप देखते, कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं मोनालिसा का पिक्चर के साथ, मतलब ये महाकुंभ वाली मोनालिसा की बात नहीं कर रही हूँ, जो वाकई जहां से आपको कुछ जानकारी मिल सकती है, कुछ सीख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ जी के आप समझ सकते हैं, है ना। तो जितना ही उस पिक्चर को आप देखेंगे ना, तो वो उनकी मुस्कुराहट ऐसे आपको प्रतीत होगा ना, कि वो कभी बहुत खुश है, कभी उनकी मुस्कुराहट लगेगा कि कितने गहरे गम में डूबी हुई है ना। तो इसीलिए ये फेमस है मोनालिसा का, जो ये डायग्राम है, जो पिक्चर है ना। तो छोड़िए इन सब बातों को। यदि वो चीज लेना होगा, तो कला की तैयारी के लिए जो भी बच्चे तैयार हैं कला की वैकेंसी के लिए, वो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अचीव कर सकते हैं, क्वेश्चन ले सकते हैं, जो मोनालिसा पेंटिंग है ना। क्योंकि यहाँ से कला वाली वैकेंसी में ना खूब पूछ लिए जाते हैं। खैर, मैं उसे पढ़ चुकी हूँ, तो आप लोगों को बताई हूँ। आइए उन सारे टॉपिक को छोड़ते हैं, हम अपने इस टॉपिक पे आते हैं कि भारत में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या है ना। हमने पिछले वाले लेक्चर में जाना कि किस प्रकार से ऋग्वेद, सीधे यहाँ पे आते हैं कि ऋग्वेद और उपनिषद में कैसे वस्त्रों का उल्लेख क्या किया गया है कि नहीं किया गया। तो हमने जाना कि प्राचीन काल में तो बहुत पहले नहीं किया गया था, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, मध्य पाषाण काल को भी हमने देखा, इसमें भी नहीं कुछ मिला। लेकिन हाँ, हमने तीसरी शताब्दी में देखा ना, कि जो हड़प्पा की ये खुदाई हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कुछ साक्ष्य मिले। अच्छा, यहाँ पे नोट कर लीजिए ना, थोड़ा सा हल्का सा इरेज करती हूँ, तो समझ में आएगा। तो हमने जो देखा था ना, कि मतलब मैं थोड़ा फिर डीप में इस चीज को पढ़ी, क्योंकि सरसरी निगाह से तो आगे बढ़ते जाए तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो कल मैं थोड़ा सा डीप में पढ़ी, तो ये जानी कि मतलब हाँ, ऋग्वेद में वस्त्रों का उल्लेख मिला है ना। और वस्त्र का उल्लेख मिला भी है ना ऋग्वेद में। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिर चाहे जीके का हो गया, बड़े पेपर में भी कहीं से पूछ सकते हैं। तो ऋग्वेद में वस्त्रों को क्या कहा गया है ना, वस्त्र को क्या कहा गया है? तो देखिए, वास, वास, और क्या किया गया? अधिवास, अधिवास, दो नाम से संबोधित किया गया है। किसे? परिधान को, वस्त्र को,
परिधान समझिए या वस्त्र, बाकी और कहीं किसी चीज का वर्णन नहीं है, लेकिन दो चीज मिले हैं। मैंने डीप में इसे पढ़ाई की थोड़ी कि हाँ कहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते, क्या पता हम टीजीटी पीजीटी नहीं और किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, तो इन्हीं सब यही सारे क्वेश्चन ना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देते हैं, एक नंबर हमें आगे बढ़ाने में, है ना, और कहीं अच्छी जगह पे हमारी पोस्टिंग कराने में ये बहुत ही फायदा करते हैं। तो देखिए ये नोट कर लीजिएगा कि ऋग्वेद में वस्त्र या फिर परिधान को किस रूप में कहा गया है। तो पहला आपका है ना वाश कहा गया है, और दूसरा क्या कहा गया है, अधिवास कहा गया है ना। हमने क्या जाना था कि मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या यहाँ से उठता है ना कि हड़प्पा काल में वाणिज्यिक फसल किसे कहा गया था ना, तो एक तो आपको कपास कहा जाता है, कपास को भी कहा गया था। और मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ये क्या पढ़ रहे हैं कि मतलब वस्त्र से संबंधित जानकारी ले रहे हैं, तो थोड़ा सा और भी बता देती हूँ आपको कि कपास को भी वाणिज्यिक फसल उस समय कहा गया था हड़प्पा काल में। और समझ लीजिए ना कि गन्ना, चाय, चुकंदर, रबड़, जूट, और ये इसे क्या बोलते हैं, सुनहरा कॉर्न जो आता है ना, मतलब जो पिज्जा उज्जा, जितने लोग पिज्जा खाए होंगे तो पिज्जा में देखिए जो कॉर्न पड़े होते हैं ना, मतलब मक्का, जो मक्का पड़ा होता है वो उस समय भी उसकी उपज होती थी, है ना, उगाया जाता था, अर्थात हड़प्पा काल में भी इसकी उपज होती थी। और इन सब को क्या कहा जाता था, वाणिज्यिक फसल कहा जाता था, है ना। तो इसे नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। मैं आप लोगों से बताई थी तो कुछ और भी बताऊंगी। तो देखिए ऋग्वेद में मैंने पढ़ा, बशर्ते ये क्या कह सकते हैं कि वस्त्रों से संबंधित नहीं जानकारी मिली थी, लेकिन महिलाओं से लेके हमने कुछ, मैं कुछ पढ़ी, सो मुझे लगता है कि आप लोगों को बता दूं। तो देखिए महिलाओं की स्थिति ना उस समय बहुत ही अच्छी बताई गई थी। किस समय? ऋग्वेद का के समय में, जब वेद के समय जो मतलब थे, तो कुल मिला के इसमें मतलब महिलाओं की दशा अच्छी बताई थी। और किस प्रकार थी कि पुरुषों के बराबर में महिलाएं होती थी, है ना, पुरुषों के बराबर महिलाओं की तुलना की जाती थी। अर्थात जो जो पुरुष मतलब यज्ञ में भाग लेते थे, वेद का उच्चारण करते थे, यज्ञों में देवी देवताओं का अनुष्ठान करते थे, उसमें क्या महिलाएं भी शामिल होती थी, स्वभागीदारी के साथ, मतलब बराबर की महिलाओं की वो थी। तो यहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं यदि हमारे देखिए टॉपिक में है, और ऐसे ऐसे ही चैप्टर आयोग को काफी अच्छे लगते हैं ना, तो यहीं से उलझा के ऐसे ही क्वेश्चन ला देते हैं। अब क्वेश्चन इजी पैटर्न के तरीके से नहीं बनने वाला है, जो आप सोच रहे हैं कि आसान तरीके से हर चीज पूछ देना कि कौन से रेशे से क्या बनता है, किस वस्त्र का निर्माण होता है, कौन से रेशे सबसे ज्यादा इस्तेमाल के, तो ये सब गया अब जमाना। अब आयोग भी बहुत एक आपका पेपर बहुत टफ बन सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हमें क्यों ना कुछ खास तरीके से ही पढ़ना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन हमसे क्या होंगे, फंसेंगे, है ना। तो देखिए वहां पे महिलाओं का भी बहुत काफी उल्लेख किया गया है, और उन्हीं महिलाओं को मतलब जिनका विवाह कर दिया जाता था ना, उनका क्या किया जाता था, पति के घर पे पूरा सम्मान उन्हें मिलता था। कहाँ पे? पति के घर पर पूरा सम्मान मिलता था, है ना। अब कहीं कहीं आज के भी जमाने में देखेंगे लोगों को घटा ही रहता है, दहेज में ये ना मिला, दहेज में वो ना मिला, भले ही कितनी अच्छी लड़की मिल जाए, कितनी पढ़ी लिखी मिल जाए, जॉब वाली भी मिल जाए, फिर भी कमी निकाली जाएंगे। लेकिन उस समय में क्या, जब स्त्रियों का विवाह मतलब लड़कियों का जब विवाह करके जाती थी, तो पति के घर पे पूरा सम्मान मिलता था उन्हें, है। इन चीज का उसमें वर्णन किया गया है ना। अभ्यस्त अवस्था में भी बहुत उन्हें मतलब वो सम्मान दिया जाता था, यज्ञ वज्ञ में सब में वो भाग ले सकती थी, है ना। तो आइए देखते हैं हम कुल मिला के। अच्छा, उसके बाद हमने वैदिक काल में भी देखा, तो वैदिक काल में भी दशा ठीक थी, लेकिन मनुस्मृति काल में जब हम गए ना, तो उसमें थोड़ी दशाएं खराब दिखाई दी थी। तो खैर हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, उससे ज्यादा हमें नहीं कुछ वो देखना उखना है, जो हमारे लिए जरूरी है वही देखें। तो यहाँ से देखिए ना, कहाँ से हमें पढ़ना था कि बुनाई, बुनाई सबसे पुरानी कला है ना। सोच लीजिए कि किस प्रकार से किसने शुरू किया, और बुनाई यदि हुआ ना ये होता, तो क्या लोग वस्त्र धारण करते हैं? नहीं धारण करते। मशीनों का तो आविष्कार अब हुआ है ना।
लेकिन वो बौद्धिक क्षमताओं का वो करिए कि जो पहले से ही क्या किया गया कि वस्त्र निर्माण हुआ, किसने किया। तो आइए आगे देखते हैं आगे क्लास में। और महीन कपड़े के उत्पाद बहुत पुराने समय से बनाए जा रहे हैं। अब ये नहीं कि पहले बहुत मोटे मोटे सूतों का प्रयोग करके मोटे मोटे बोरी बिस्तर जैसा कपड़े बना दिए जाते थे, लोग किसी तरह निर्वाह करते थे पहन के, है ना, गुजारा करते थे। तो ऐसी बात नहीं है, देखिए बहुत पुराने, तभी तो वो कहावत आपने सुनी होगी कि ऐसी 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 साड़ियां बनती थी, इतनी हल्की साड़ियां ना, जिसे हम वफ्ते हवा कहते थे, है ना, सब ओश की बूंदों के समान कहते थे। तो क्या कहा जाता, तो अंगूठी के जो ये रिंग होता था, और रिंग के इस घेरे में से निकाल दिया जाता था, रिंग के इस घेरे में से उस वस्त्र को निकाल दिया जाता था, साड़ी को, मतलब इतनी हल्की साड़ी बनती थी। तो वही बात बता रहा है कि कपड़े के उत्पादन बहुत पुराने समय से बनाए जाते थे, है ना। कपड़े कपड़े के टुकड़े और टेराकोटा, तकले तथा कांस्य की सुइयां भी जो मोहनजोदड़ो की खुदाई के स्थल से पर मिले। क्या पता क्वेश्चन इस बार आयोग यही पूछ ले कि मोहनजोदड़ो की खुदाई से निम्न में से चीजें मिली, तो दे दिया टेराकोटा भी दे दिया आपको, कांस्य की सुइयां भी दे दिया, और क्या दे दिया, मतलब ये तकली की चरखी दे दिया। कल के लेक्चर में हमने देखा ना कि क्या क्या चीजें मिली है ना। कुछ वस्त्र से संबंधित वस्त्र पहने अलंकृत मूर्तियां भी हमें मिली थी, ये सब दे दे। तो क्या आप टेराकोटा टेराकोटा आप समझेंगे कि ये तो गया मिट्टी वाले चीज में, है ना, मिट्टी वाले चीज में गया। अर्थात टेराकोटा का आप जानते होंगे ना, बहुत लोग जानते होंगे कि टेराकोटे की मिट्टियां कैसी होती है, लाल कलर में होती है, रेड लिए और क्या ब्राउनिश लिए, मतलब भूरा कलर में थोड़ी यहाँ की मिट्टियां होती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियां जो मिली थी ना, वो इस टेराकोटा के मतलब कलर में मिली थी, मूर्तियों का साक्ष्य मिला था। तो देखिए इन चीजों को बताया जा रहा है, और क्वेश्चन यहाँ से उठा सकता है आयोग की निम्न में से क्या क्या चीजें मिली, तो इसे देख लीजिए, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। बिल्कुल भी क्लास को छोड़िएगा ना, क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए अगर यहाँ से कुछ कमी लगे आपको तो, है ना। आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है, इस बात का प्रमाण है। अब देखिए किस बात का प्रमाण बताया जा रहा है कि भारत में सूत की कताई, बुनाई, रंगाई और कसीदाकारी की परंपराएं कम से कम 5,000 वर्ष पुरानी है ना, बहुत पुरानी है। और सोचिए कि उस समय भी, आज भी मनुष्य अपने ना लग के क्या, अब मशीनों द्वारा बुनाई हो रही है, तब की सोचिए कि उस जमाने में 5,000 वर्ष पुरानी की बात कर रही है। तो कसीदाकारी की भी उल्लेख मिलता है आपको। अच्छा, और कसीदाकारी क्या होती है, अपने बहुत ही, मतलब हम क्या कह सकते हैं उसे, अपने बहुत ही सौंदर्यपूर्ण अलंकृत वस्त्र के उदाहरण को पेश करती है ना। मतलब यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले आयोग, यदि क्वेश्चन पूछ ले आयोग कि कसीदाकारी की वस्त्र, है, वस्त्र सामग्री का उल्लेख मिलता है, किन किन सामग्रियों का उल्लेख मिलता है ना। यदि आपसे पूछ ले कि किन किन सामग्रियों का, तो ये जान लीजिए कि जो भी कसीदाकारी के वस्त्र, बहुत लोग पहने भी होंगे कसीदाकारी के वस्त्र, मतलब वहां पे गरम शॉल मिलती हैं, जो भी वस्त्र मिलेंगे, सूट है, स्वेटर है, जर्की है, जो भी चीजें आपको मिलेंगे, तो ये सब देखिए ना बहुत ही सुंदर अलंकृत किए गए होते हैं। अच्छा, कश कश्मीर में ये भी होता है कि कितनी सुंदर सुंदर घाटी है, फूलों से सुसज्जित घाटी, तो उन्हीं का इसमें इसमें रूप दर्शाया जाता है ना, कशीदाकारी में। जिसमें क्या है, उसके कपड़ों पे ना सुई और धागों से क्या किया जाता है ना कि अन्य सामग्रियों को इस पे लगा के क्या क्या अलंकृत किया जाता है, अलंकृत किया जाता है। और किन किन चीजों, जैसे मोती, स्टोन, बहुत कलरफुल धागों को लगा के, पंख है,
सीप हो गया, सितारे हो गए, अन्य ऐसे बहुत बहुत चीजें हो गए, धातु के बने हुए चीजें, मतलब सोना चांदी हीरे मोती ये हो गए। तो इन चीजों को उस पे क्या किया जाता है ना, अलंकृत करके इन चीजों को बनाया जाता है। तो ये तो काफी फेमस है, आपको पढ़ना पड़ेगा। और जब हम कढ़ाई पढ़ेंगे ना, कश्मीर की कशीदाकारी की कढ़ाइयाँ, ये सब चीजें पढ़ेंगे ना, बंगाल की, लखनऊ की चिकनकारियाँ, और क्या क्या है, मतलब इन चीजों को जब हम पढ़ेंगे ना, तो एक एक क्लास में आप लोगों को दूंगी, कहीं भी कोई भी वैकेंसी आए, वहां से कुछ नहीं आपको हिला के जा सकता है, सारे क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे, है ना। इन चीजों को तो मैं कह रही हूँ ना कि एक एक क्लास दूंगी, एक एक घंटे की क्लास दे दूंगी ना, तो फिर कहीं से जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को कढ़ाई वगैरह की पढ़ने की चीजें, है ना। तो आइए देखते हैं, पहले मेन तो यहीं से इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसे ही लाइन उठा उठा के आयोग रखता है। अब देखिए कि रंग का पता लगाने, है ना। अच्छा, ये कसीदाकारी कहाँ से इस शब्द का उत्पत्ति हुई थी? तो फारसी से उत्पत्ति हुई है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता तो ये मैं जरूर नोट कराऊंगी, फारसी शब्द का है ना। फारसी शब्द से लिया गया है कसीदा, है ना। अब पश्मीना का साल जो आपका पूछ लेता है, एक तो इसे नोट कर लीजिए ना कि पश्मीना का साल, ये नोट कर लीजिए आप। पश्मीना के यहाँ पे समझिएगा, को ना समझिएगा, इरेज कर देते हैं। है ना। तो पश्मीना के साल में प्रयोग होता है क्या, कौन कौन से इतने प्रयोग होते हैं? तो देखिए, टुकिल बिनाई, टपेस्ट्री, टपेस्ट्री बुनाई, और तीसरा हो गया दोनों, चौथा हो गया कोई नहीं, है ना। तो देख लीजिए, ऑप्शन 3 इज राइट। और क्यों? जो पश्मीना के साल आपके बुने जाते हैं ना, वो टील और टपेस्ट्री दोनों रूपों में बुने जाते हैं। क्वेश्चन में इसीलिए ऐसे बनाई हूँ ताकि दोनों एक ही साथ आपको याद हो के, केवल एक को रखती ना, ऑप्शन 1 ही रखती और 2 नहीं रखती, तो आप नहीं जान पाते। लेकिन यदि आपसे कभी पूछ ले कि मतलब ये पश्मीना के शॉल, मतलब कश्मीर की पश्मीना की शाल किस बुनाई में रखे जाते हैं ना, तो आपके ट्विल, टपेस्ट्री बुनाई में, है ना। तो समझ में आ गया ना, ये पश्मीना से पूछ ही लेता है, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन नोट कराया। अब यहाँ पे देखते हैं ना, आगे देखते हैं कहाँ पहुंचे हैं। कशीदाकारी, है ना। ये भी नोट कर लीजिए, हाँ, एक पॉइंट तो ये भी नोट कर लीजिए, हाँ, कि जो ये बुनाई होती है ना, तो अब क्या है ना कि अब हाथ द्वारा ना बुने जाते, तो ये शटलों द्वारा बुने जाती है। कितनी कितने शटलों का प्रयोग होता है ना, जो आपका कशीदाकारी है, पश्मीना का जो साल है, कितने शटल का प्रयोग होता है ना, तो 40 से 50 शटल का, 40 से 50 शटल का प्रयोग होता है। यहाँ में नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। अब आगे देखते हैं ना, ये क्या है, रंग का पक्का लगने, है ना, उस समय में कब का बात कर रहा है? 5000 वर्ष पुरानी की बात कर रहा है। एकदम ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़ेंगे, हर क्लास को लेते जाइए ना, तो बिल्कुल भी आप कहीं से छूटेगा नहीं आपका क्वेश्चन। तो देखिए, 5000 वर्ष पूर्व की बात कर रही है, और तब भी सोचिए कि रंग क्या था, पक्का रंग का प्रयोग किया जाए, रंग का पता लगाने और वस्त्र सामग्री पर विशेषतः विशेषतः किस
वस्त्र की बात कर रहा है। सूती सामग्री पर उसके प्रयोग की तकनीक में निपुणता हासिल करने वाला प्राचीन सभ्यताओं में पहला भारत ही था, है ना? अब सोच के देखिए, भारत यदि मतलब 5000 वर्ष पूर्व क्या था? सूती वस्त्र पर रंग मतलब कलर को चढ़ाने की जो भी प्रक्रिया होती है, रंग लगाने की प्रक्रिया जो होती है, उसमें क्या था? एकदम निपुण था। और किस स्थान पे थे? प्रथम स्थान पे थे। पहले स्थान पे था। तो ये देखिए, यदि क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले कि मान लीजिए कि कैसे क्वेश्चन बना ले, मैंने मान लीजिए कि ऐसे बना ले कि 5000 वर्ष पूर्व निम्न में से कौन सा देश रंग पक्का में क्या था? निपुण था। दे दे, बहुत सारे का नाम ऐसे दे दे क्रमवाइज, तो आपका क्या था? भारत था, है ना? तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से, खैर ये इजी है, यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, लेकिन हाँ निपुणता को लेके क्या पूछ सकता है? तो पूछ लेगा। और वाकई था उस समय पे भी, अर्थात पक्के रंग का भी प्रयोग होता था, है ना? तो ये देखिए, अब देखते हैं क्या होता है। रंगाई और छपाई वाले सूती कपड़ों का निर्यात अन्य राष्ट्रों को किया जाता था। अब भाई जब ये भारत इसमें निपुण है अपना देश, तो वाकई ये सही बात है कि बाकी अनदर देश जो है वो निपुण नहीं है, और निपुण नहीं है तो उन्हें चाहिए भाई, सभी लोग सफेदी पहन के तो घूमेंगे नहीं ना एक जैसे। उन्हें चाहिए ना कलरफुल ड्रेस। ऐसा कलर चाहिए नहीं कि भाई बदन पे उनको उनको खुद कपड़ा पहनने के साथ लाल पीला हरा रंगते जाए। क्यों? क्योंकि पक्का कलर केवल भारत के पास ही था, मौजूद था, क्योंकि यही लोग इसमें निपुण थे। तो उन्हें चाहिए तो वो क्या करेंगे? अपने पास मंगवाएंगे। अब मंगवाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा भला? निर्यात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निर्यात करना पड़ेगा, है ना? अर्थात सोचिए कि उस समय में भी भारत क्या कर रहा था? इन लोगों को निर्यात कर रहा था। क्या चीज? कपास वाले रेशों पे बने हुए पक्के कलर का निर्यात कर रहा था। और बहुत ही कठिन काम होता है। आज भी देखिए हमारे हाथ में कोई क्या होता है ना कि कॉटन का साड़ी हाथ आ जाती है, कोई ऐसी कॉटन के सूट हाथ आ जाते हैं कि देखिए पानी में डालने पे क्या करते हैं, कलर वो छोड़ देते हैं। 4 बार हम पहने, अगर मान लीजिए भूल से मतलब 1 घंटे ज्यादा हम धूप में छोड़ दिए, तो वो क्या होता है? डल हो जाता है हो जाता है ना उसका कलर। तो आज भी अभी क्या है कि थोड़े डिस्टर्ब लोग हो जाते हैं, लेकिन देखिए कितने पुराने समय की ये बात कहा जा रहा है। तो वही कहा जा रहा है कि उस समय भी निर्यात होता है। और निर्यात का मतलब ये जान लीजिए, अब क्या हो गया? वाणिज्यिक फसल यही आपको दर्शा दे रहा है कि भाई कपास से लेके हर चीज इन लोगों में क्या थे? सक्षम थे। कौन? भारत, अपना देश। अन्य राष्ट्रों को किया जाता है, मतलब अन्य देशों को क्या किया जाता? भेजा जाता था। उन्हें आवश्यकता होती थी इन पक्के कलर के बने हुए वस्त्रों की। वे अपने पक्के रंगों के लिए प्रसिद्ध थे। और कौन पक्के रंगों के लिए प्रसिद्ध थे? अपनी अपनी इंडिया, अपनी भारत प्रसिद्ध थी। ऐसे ऐसे कारीगर थे, ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसे दिमागदार लोग थे ना, कि पक्के रंगों को बनाते थे, डिजाइन करते थे, कलर फुल वस्त्रों पे क्या तरह तरह की डिजाइने, ये भी तो हमने पढ़ रखा है। इसमें भी तो माहिर थे लोग। ये थोड़ी ना कि बस कलर चढ़ा दिए हो गया, बस निर्यात कर दिए। कढ़ाई बुनाई में भी ये बहुत प्रसिद्ध थे। अब आगे देखते हैं कि प्राचीन साहित्य ग्रीक और लैटिन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कलर चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। प्राचीन साहित्य ग्रीक और लैटिन में उनका उल्लेख मिलता है। जैसे भारतीय कपड़ों पर रंग उतना ही चिरस्थायी है जितना की बुद्धिमत्ता। अब आपकी बुद्धिमत्ता है कि आप हर क्लास को पढ़ के अपनी वैकेंसी के लिए एकदम मजबूत बनाए रहिए। आए जब भी आए वैकेंसी, हम उसे खूब मात देंगे। वो हमें मात नहीं देगा, हम उसे मात देंगे। यदि आप आपकी बुद्धि क्षमता, बुद्धि लब्धि, बुद्धि आईक्यू इतनी तेज है, तो सोचिए भारतीय कपड़ों के उस समय रंग उतना ही चिरस्थायी था कि जितनी आपकी बुद्धि क्या है? तेज है। आप आयोग द्वारा बनाए गए पेपर को मात देने के लिए तैयार है। तो ये भी जो कारीगर थे ना वो वो क्या थे ना कि कपास वाली अर्थात सूती वस्त्रों पे रंग चढ़ाने में माहिर थे, है ना? तो सोचिए कि उस समय भी वो एक वैकेंसी की तैयारी ही कर रहे थे, जो कि पास हो जा रहे थे, और विभिन्न देशों से वो उस वस्त्र की मांग होती थी। यानी कि वो निपुण थे। उससे कितने
ये क्या कह सकते हैं, बौद्धिक क्षमता उनकी कितनी तीव्र थी, है ना? तो आप भी अपने बौद्धिक क्षमता को थोड़ी शॉर्पनर से गढ़ के थोड़ा तेज बनाइए और तेज करिए, इसे इरेज़ ना करिए और मजबूती के साथ और आगे बढ़ते चलिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करिए। फ्रेंड्स, क्लास अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ज्ञात इतिहास को हम नेक्स्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे। क्लास फिजूल के आप ऐसे यूट्यूब वाले बहुत ज्यादा वीडियो वीडियो के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। जब एक बार लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे ना, तो हमें किसी चीज की चिंता नहीं होगी। तो फिर ढेर सारा हम खूब वीडियो देखे, फिर चाहे जो मौज मस्ती करें, है ना? एक बार पहले अपने आप को काबिलियत पे ले जाके खड़ा करिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।